हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एजुकेशन निकेतन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी 2021 मेंस स्टार्ट हो चुका है और इसी कड़ी में आज एसए का पेपर संपन्न हुआ। और हमारी कोशिश है कि हम आपके बीच में इस एसए पेपर को डिस्कस कर सकें। डिटेल डिस्कशन हम बाद में लेके आएंगे, बट अभी देखते हैं कि इन क्वेश्चंस या जो एसेस में जो भी टॉपिक्स आए हैं, इनका सोर्स क्या है और इसका बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये यूपीएससी के इस साल का एसए का टॉपिक है। और ये टॉपिक अगर आप ध्यान से पढ़िए तो ये टॉपिक 8 के 8 टॉपिक आपको फ़िलोसफिकल ज़्यादा लगेंगे। यानी इसको बच्चों को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो सिलेबस के बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को देखने का। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। आत्म साधन का प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। इसमें जो कीवर्ड है वो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो इन दो बिंदुओं पे हमें ध्यान रखना है जब हम इस क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, यानी जो डिस्कवरी का प्रोसेस रहा है, इस खुद को जानने का या फिर अपने आसपास के चीज़ों को समझने का या नए नए चीज़ों को डिस्कवर करने का, क्या हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं दोनों से लिंक किया गया है, डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है, ये एक जनरल सेइंग से आई है। हमने कई बार ये कोट सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। और यूपीएससी अब इस तरीके की चीज़ों को भी अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहा है, जहाँ पे वो लोगों की जो मानसिकता है, लोग जो डेली बेसिस पे जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनको समझते भी हैं कि नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो परसेप्शन ऑफ मी, यानी आपकी जो राय है मेरे प्रति, रिफ्लेक्शन ऑफ यू, वो आप, योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, जो आप मेरे बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी अपनी छवि है। माई रिएक्शन टू यू इज़ माई अवेयरनेस। तो आप उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, वो अवेयरनेस है मेरी। मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपके मेरे बारे में जो धारणा है, आपकी जो मेरे बारे में धारणा है, आपकी सोच दर्शाती है आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया, मेरा संस्कार है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा संस्कार है और यहाँ पे अवेयरनेस है। अब इन दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यहाँ पे संस्कार और अवेयरनेस अपने आप में थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा वेरी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए भी थोड़ा सा फिलोसफिकली जाना पड़ेगा और दोनों को लिंक करना पड़ेगा कि हमारे और आपके बीच में जो संबंध हैं, चाहे जो आप मेरे बारे में सोचते हैं और मैं उसके प्रति मेरी क्या राय है, उनके बीच का जो एक संबंध है, उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है इस कोड के माध्यम से। और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इन दोनों को लिंक करना है एग्जाम्पल्स के साथ में। उसके बाद देखिए, जो तीसरा जो टॉपिक है, द फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इन इज यूटोपियन वाइल मेटेरियलिज्म इज चिमेरा। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, यानी यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। अब इसमें देखिए, वांटलेसनेस जो है, इच्छा रहित एक काल्पनिक यूटोपिया है। इसमें जो मेटलिस्टिक लाइफ और वांटलेसनेस के बीच का जो एक रिलेशन है, जैसे कि इस तरह की बहस हमेशा समाज में चलती रही है। दो तरह की चीज़ें, दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको हम मेटलिस्टिक बोलते हैं, जो पैसा, अर्थ और एक
उनकी ज़्यादा बात करते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। यानी उनका मानना होता है कि डिज़ायर जो है वो कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर लेके जाती है। वो यहाँ बताया गया है कि ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, और ये मेटलिज्म है, ये एक माया है। तो ये दोनों दोनों को नेगेटिव एस्पेक्ट से दिखाया है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस व्यू में हमें जब ये आंसर को अप्रोच करेंगे तो एक बैलेंस व्यू हमें दिखाना ज़रूरी है। और जो इसमें चौथा कोट देखते हैं, चौथा कोट जो हमारे पास है, तो चौथा कोट है, द रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल। तो इसमें क्या है, ये जो कोट है, ये दरअसल ये हीगल का कोट है। जैसा कि एक हीगल जो हमारे हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फिलोसफर रहे हैं, ये उनका कोट है। तो ये रियलिटी और रैशनैलिटी के बीच का जो एक रिलेशन है, तो रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल, यानी सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। तो हीगल के जो व्यूज़ थे, कहीं ना कहीं अगर हमने पढ़ा है तभी हम इस क्वेश्चन को बेहतर वे में डील कर पाएंगे, वरना शायद हम इस कोट को समझ ही ना पाए कि ये कोट कहना क्या चाहता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने कहीं ना कहीं अपने सिलेबस के बाहर की चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा रीडिंग करते रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो चीज़ें आई हैं वो किस प्रकार से हमारे सामने हैं। तो सेक्शन बी में जो एक पहला जो पांचवा हमारा टॉपिक है, लिखा है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कोट दिया गया है। अब इसका सोर्स जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक पोयम है विलियम रॉस वेलेस की, दैट जो कि प्रेस करता है मदरहुड को, ठीक है, और जो पहली बार पब्लिश की गई थी ये 1865 में। तो ये सोचिए, यूपीएससी इतना पीछे जाके इस चीज़ को विलियम्स रॉस वेलेस की इस पोयम से इसने इसको उठाया है, और पालना झुलाने वाले हाथ में ही संसार की बागडोर होती है। कहीं ना कहीं जो मदरहुड यानी ये जो मदरहुड पे ये क्वेश्चन है, यानी फेमिनिज्म से या फिर फीमेल के एस्पेक्ट से जब हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उस तरफ लेके जा रहा है। तो जब भी हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो इनकी पोयम जो है, जो मदरहुड के ऊपर है, उसको कभी ना कभी शायद आपने अगर पढ़ा होगा, या फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं भी इसको सर्च कर रहा था तो मुझे मिला कि इसका सोर्स क्या है। तो इस पोयम से डायरेक्टली यूपीएससी ने उठाया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है क्या है, रिसर्च। रिसर्च क्या, व्हाट इज़ रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रिसर्च और ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। अब जो लोग कहीं ना कहीं रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, या फिर सीरियस रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, कि हम जिस चीज़ का रिसर्च करने जा रहे होते हैं उसके बारे में हमें बहुत आइडिया नहीं होता है, उसको बारे में हम बहुत जानते नहीं हैं। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है, यानी हमको जो चीज़ मिलने वाली है उस रिसर्च के बाद से, उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है और हम बिल्कुल अनजान हैं। तो ये जो कोट लिया गया, विल हार्वी एक थिंकर है जिनका ये कोट है, वहाँ से इस कोट को उठाया गया। और कहीं ना कहीं जो एजुकेशन और जो रिसर्च फील्ड है उसमें, और जो नॉलेज का जो सही तरीके से पाने का तरीका है, या किस तरीके से रिसर्च और नॉलेज के बीच का रिलेशन है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। और इस क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों एस्पेक्ट को माइंड में रख के करेंगे कि सही तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ का रिसर्च करने का, और उसको जो चीज़ मिलने वाली है वो हम उसको ज़रूरी नहीं है कि जानते हैं, यानी उसको उसी प्रकार या उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये कोट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जो कि एक फेमस विल हार्वी कोट से लिया गया है। उसके बाद जब नेक्स्ट जब हम आते हैं तो एक जो कोट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज ए फार्स। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में।
फार्स को यानी हम जोक कर सकते हैं, ये जोक के तौर में। अब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दरअसल ये जो कोट है, इस कोट का इस्तेमाल किया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा। कार्ल मार्क्स से जानते हैं, अब यूपीएससी को थोड़ा सा लगाव है, कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स मेंस के किसी न किसी सोशोलॉजी में तो एक फेवरेट टॉपिक रहता है, पर उसके अलावा जीएस में या फिर कई बार प्रीलिम्स में भी हमने देखा है कि कार्ल मार्क्स के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के बीच का जो रिलेशन था, यानी उनके बीच के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था या फिर थॉट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में आता है, सोशोलॉजी में तो ऑब्वियसली आता है। तो कार्ल मार्क्स का जो एक ऐसे था द 18 बुमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे, उसके ऊपर ये चीज़ उन्होंने दिखाया है। 1851-52 इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 1852 में। दरअसल क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसने दिखाया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार ट्रेजेडी के तौर पे, ठीक है। यानी ट्रेजेडी यानी किसी न किसी घटना, किसी न किसी ऐसी चीज़ जो कि एक मानव जाति या मानव सभ्यता के लिए सही नहीं होती है, उसके बाद वो रिपीट होती है, तब उसको ऐसा फार्स यानी ऐसा जोक हम समझते हैं, यानी उससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। तो जब हम नहीं सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी गलतियों को दोबारा दोहराते हैं, और जब दोबारा दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रिपीटेड एक्शन हो जाता है यहीं पे। इसलिए उन्होंने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी हम अपने मिस्टेक्स को भी दोहराते हैं, उससे हम सीखते नहीं हैं। कभी ट्रेजेडी बन के आती है तो कभी वो जोक बन के आती है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अगर कंटेम्प्रेरी टाइम में देखें, तो जैसे कि मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर मैं देता एग्जांपल, तो जैसे कि कोविड का जब से ये पेंडेमिक आया, तब से कोविड पेंडेमिक ने फर्स्ट वेव में हमें वार्निंग दिया, सेकेंड वेव में कोविड वेव ने जो किया है, क्या नाम है, अपना इम्पैक्ट दिखाया, और आज हम देख रहे हैं थर्ड वेव में। तो आज की जो हमारी तैयारियां हैं, क्या फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव के उसमें है, उसके कॉन्टेक्स्ट में है, जो हमने फर्स्ट वेव से सीखा था, क्या हमने सेकेंड वेव इम्प्लीमेंट किया? सेकेंड वेव में जितने लोगों की जाने गई, क्या हम उस चीज़ को समझ पाए थे? या हम थर्ड वेव जो हम आज इनकाउंटर कर रहे हैं, क्या थर्ड वेव में जो तैयारी करनी चाहिए हम करके बैठे हैं? सरकारें जो हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? तो कार्ल मार्क्स का ये देखिए, कार्ल मार्क्स हमेशा से रेलिवेंट रहे हैं किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी फॉर्म में। तो कार्ल मार्क्स के इस कोट को इस्तेमाल किया है यूपीएससी ने ऐसे के टॉपिक में, और कार्ल मार्क्स को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग सोशोलॉजी के ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर पढ़ते होंगे, या फिर जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे में जब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसके बारे में थोड़ा सा जानना, और कहीं ना कहीं इसके कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में इस्टेब्लिश करना। तो 8वां क्वेश्चन है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस। अब क्या है, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी होती हैं। अब ये एक जनरल सा मतलब कोट है, जिसको मतलब बहुत इजीली डेसिफर किया जाता है, समझा जा सकता है। अगर 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ते हैं तो समझ पाएंगे। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि जिस सिस्टम को हम बेस्ट मानते हैं उसके अलावा भी बेहतर सिस्टम होते हैं या हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पे हम बार बार एक ही चीज़ को हम बेस्ट प्रैक्टिस मान के उस पर हम चलते रहे। यानी एक डायनेमिज्म होना चाहिए किसी भी कार्यप्रणाली में, ताकि भविष्य में कभी भी ज़रूरत के हिसाब से उसको बदला जा सके, और कहीं ना कहीं उससे उसमें इवोल्यूशन या इवॉल्व किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखा जाए तो हमने इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत के लिए कर दिया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस साल के क्वेश्चन देख के आपको एहसास हो गया हो कि यूपीएससी किस तरीके से आप क्वेश्चंस को किस लेवल पे क्वेश्चंस को ले जा रहा है। बच्चे की डीप अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता है कि उस समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। एक समय हुआ करता है जब आसान इजी टॉपिक आते थे और बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके और मार्क्स गेन कर लेते थे, बट मुझे लगता नहीं है कि इस सेक्शन में जो भी जिन आसानी हुआ होगा बच्चे को, कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक में बच्चा कोई भी टॉपिक लेगा, उसे उसकी प्रिपरेशन के बाहर चीज़ें आई हैं, और कहीं ना कहीं उसको ऑन द स्पॉट बैठ कर चीज़ों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और बेहतर तरीके से एक फ्रेमिंग करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं टॉपिक्स हैं, और हमारा आपके लिए एक इनिशिएटिव है कि अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी 2 टॉपिक पे आप ऐसे लिख के आप सबमिट कर सकते हैं हमारे एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम चैनल पे। हम आपको इसके मॉडल आंसर के साथ इसका इवेलुएट करके बताएंगे कि आपके आंसर कैसे हैं।
या फिर किस तरीके से आपने आंसर का अप्रोच सही रखा है कि नहीं रखा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन करवा रहे हैं। प्रीलिम्स के टलने के बाद से बच्चों की डिमांड थी कि मेंस पे काम किया जाए, तो बीपीएससी मेंस के लिए हमने 75 डेज़ का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके 2 बैचेस और ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। अब हम थर्ड बैच को 15 जनवरी से लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। 15 जनवरी से हम लॉन्च करेंगे। तो जिन बच्चों को पीटी से पहले अपना मेंस का सिक्योर करना है वो इन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। इस प्रोग्राम में हम डेली एक डीआई और एक जीएस के क्वेश्चन देते हैं। 15-15 दिन के सेक्शन में हमने बांट रखा है 5 सेक्शन में, और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि 15-75 दिन के अंदर हम पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर सकें और कम से कम बच्चों को इसके लिए आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें, और ये जो गैप मिला है पीटी के पहले इसको बेटर वे में यूटिलाइज़ कर सकें बच्चों को। जैसे कि आपको पता होगा, जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम इसमें मॉडल आंसर के साथ साथ इवेलुएशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर के इवेलुएट करके हम दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमने हर 15 दिन पे एक बार जूम सेशन के हेल्प से हम एक डिस्कशन सेशन रखेंगे, जिसके तहत बच्चों के मन में जो भी डाउट्स हैं, जिस तरीके की क्वेश्चंस को लेके अगर डाउट्स हैं, वो चाहे तो उन मीटिंग्स में या उस सेशन में बैठ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है इस प्रोग्राम को, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सारे दिए हुए हैं, या फिर हमारे एजुकेशन निकेतन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर डिटेल्स अवेलेबल है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे डिटेल्स अवेलेबल है। जिन बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8586 91 32 24। इस पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, और आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपने मेंस के प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मेंस एग्ज़ाम हो 67th के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, और ख़ास तौर पे डीआई के सेक्शन में, ठीक है। और जीएस की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।